आज का ये पॉडकास्ट इंडियन एमएमए फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज अंशुल जुबलीज लॉस्ट अगेंस्ट किलियन सैलकिल ने एक नई बहस खड़ी कर दी है कि अब इंडियन एमएमए का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या हाईएस्ट लेवल पे कंपीट करने के लिए हमारे एथलीट्स अभी तैयार नहीं हैं? अंशुल जुबली का फ्यूचर क्या होने वाला है? और उसके साथ साथ क्या इस साल हमें आखिरकार इस्लाम महाचेव वर्सेस एलिया टुपोरिया एंड जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल देखने को मिलेगा? दोनों फाइट का क्या रिजल्ट आएगा? कौन इस फाइट में फेवरेट होगा? बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की द वन एंड ओनली अर्जुन चिपलकेट्टी के साथ, जिनको आप ऑब्वियसली सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे अल्टीमेट गाइड टू यूएफसी में देखते होंगे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट एंड कमेंटेटर ऑफ एमएमए इन इंडिया और उनसे हमने सारे सवाल पूछ डाले, कुछ भी नहीं छूटा है। तो पॉडकास्ट पूरा एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इसी तरीके के बेहतरीन गेस्ट हम आपके लिए लेकर के आते रहें। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन, सो एंजॉय। एंड वी आर बैक विद अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द एसएमएस शो। और आप अर्जुन भाई को देख करके समझ ही गए होंगे, इतना सडन प्लान हमारा था, लेकिन मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि मैंने अर्जुन भाई की नाक में दम कर दिया। अर्जुन भाई आज कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, बेचारे जिम से आए सीधे ही टू का शावर एंड अभी वो हमारे साथ है, कॉफी पी रहे हैं। कुछ मैंने उनको आराम करने का मौका नहीं दिया। अर्जुन भाई वेलकम बैक, बट उतना मजा नहीं आ रहा है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। अंशुल जुबली, किलियन सैलकिल, 19 सेकेंड्स का नॉकआउट, सुबह 4:30 बजे उठ के फाइट देख रहे थे हम लोग। एंड उसके बाद अल्टीमेट गाइड पे आपने अपने शो पर तो उसका दे ही दिया आंसर, बट आई वुड लाइक टू गो इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? देख, फर्स्टली ये क्वेश्चन पूछना ही मत। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग यानी क्या है यार? जब विराट कोहली बैटिंग करता है और वो पहले बॉल पे आउट हो गया तो आउट हुआ ना। उसमें कोई बाहर गलती किसी की है नहीं, इट हैपेंस। ये स्पोर्ट है भाई। स्पोर्ट में और कॉम्बैट स्पोर्ट में हारना और जीतना तो नॉर्मल है। ठीक है, लोग बोलेंगे अच्छा कितना बिल्डअप किया था, होता है यार, बहुत बार होता है ये चीज। सो पहले ये चीज हटाओ कि ये हुआ क्या वगैरह, हटा दो। हारना और जीतना नॉर्मल करो, ठीक है। देख, बेचारे अंशुल भाई के सर पे सब लोग बोल रहे हैं कि यार 1.4 बिलियन इंडियंस का प्रेशर है। मैं बोलता हूँ क्यों? बेचारा है वो लड़ने आप कोई भी नेशन में देखो, कोई भी एथलीट जब जाता है बाहर, यस यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, ओलंपिक्स में यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू रिप्रेजेंट एवरीथिंग। पर हमको भी कभी कभी ना, एज इंडियंस, हम बहुत पैशनेट देश है और हम हमारे स्पोर्ट्स को बहुत प्यार से, हम हमारे एथलीट से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ ये चीज, बट आई एम सेइंग समटाइम्स कि लोगों को समझना चाहिए कि ये स्पोर्ट है एंड ऑफ द डे। आप देख रहे हो इंटरनेट पे क्या हो रहा है बेचारे का। मैं हर मीम देख के मैं थक गया हूँ। और मैं सबसे बस मैं एक सच में पूछता हूँ कि सब एथलीट्स को ना थोड़ा स्पेस दे दो, समझो क्या हुआ क्यों हुआ। नहीं तो खुद ट्राई करो ना, खुद जाके खेलो। मैं सबसे कहता हूँ यार, सबको आता है पंचिंग बॉक्सिंग, आओ जिम में एक बार ट्राई कर लो, देख लो, फिर बात करते हैं क्या होता है। बिगेस्ट स्टेज पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन गिरा, कैसा हुआ, एक का क्या गलत हुई। ये गलत है पूछना यार सूफी। Do you think it was an early stoppage? This is a good question. Sometimes I feel yes, it is an early stoppage, but देखो, nobody in this situation knows more than the referee. And जो referee का नाम था जिम पर्डियोस, who is a good referee, मैं उनसे जानता हूँ, मैं उनसे बात भी की फाइट के बाद। I spoke to him and he told me कि देख भाई, मेरा भी दिल टूटा, क्योंकि he knows Anshul also personally. उन्होंने अंशुल के फाइट्स रेफ किए थे, मैट्रिक्स फाइट नाइट में वो रेफरी है, वो काफी बार आ चुके हैं, उनसे मिले। वो एक बहुत फेयर रेफरी है और इतने हाईली ट्रेन्ड रेफरीज भी कभी कभी गलती करते जरूर। कभी कभी रेफरीज फाइट को लंबा जाने देते हैं, कभी कभी रेफरीज फाइट को जल्दी खत्म करते हैं। बट इफ ही टेल्स मी कि जो मैंने देखा और मुझे लगा वो सिचुएशन में कि वो ज्यादा पनिशमेंट लेने वाले थे और इसीलिए मैंने रुकाया, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट जी। काफी लोग जो देख रहे थे, देखो एनालिस्ट और फैन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे तो चाहिए ही कि ये फाइट लंबा चले। पर सबसे अनबायस्ड आदमी वो केज में रेफरी होता है। फैंस जो बाहर से देखेंगे बोलेंगे अरे यार जल्दी रुका दिया। फाइटर तो एक दिल से फाइटर, जो अंशुल जुबली जैसा आदमी है, वो तो रुकने ही नहीं देगा जी। और किलियन सैलकिल, उसका काम है उनका खत्म करना। जो जब रेफरी बीच में आए तो वो रुक जाएगा। तो जो हुआ फाइट में, अभी वो सब लोग ने डाइसेक्ट किया है, 10 तरीके से डाइसेक्शन हो गया है।
हमने शो पे बात किया क्या हुआ एग्जैक्टली, उनका वो उनका हाथ उनका पैर पकड़ने गए, पर जो रेफरी का कहना था कि जिस हिसाब से वो गिरे, तो आपको ना एक एक वीडियो देखना चाहिए, एक रेफरी का इंस्ट्रक्शनल वीडियो जो जी सब फेमस रेफरीज भेजते हैं, एंड जी जब बोलते हैं कि वो एक मोमेंट ढूंढते हैं फाइटर में। जी काफी फाइटर्स इतने वेल कंडीशनड होते हैं कि उनका कंडीशनिंग इतना अच्छा होता है कि उनका रिकवरी ऐसे होता है, तो एक सेकंड में उठ के, एक सेकंड भी नहीं लगता है उनको, आधे सेकंड में उठ जाते हैं, जी कुछ हुआ लगा तो वो उठ जाते हैं तुरंत, और फिर उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट लग जाता है कि डिफेंसिव होना या टेक डाउन के लिए जाना या वापस। जी तो आई फील अंशुल वाज रेडी। मैंने काफी बार देखा उस फाइट को, मुझे लगा कि हाँ शायद से थोड़ा जल्दी, शायद से और 2-3 सेकंड चलना चाहिए था, शायद से, पर अल्टीमेटली ये रेफरी का डिसीजन है। मैं कहता हूं कि अभी रेफरी का डिसीजन है। दुनिया में कितने बार हमने देखा एग्जाम्पल्स, मैं आपको लिख के एग्जाम्पल भेजूंगा वीडियोस के, जो आप देख सकते जी हो कि जब रेफरी ने एक फाइटर को बचाया है इस तरफ से। जमाहा लिल और एलेक्स परेरा की फाइट पर भी यही बोला जा रहा था कि अर्ली नहीं, स्टॉपेज वो हो गई। पूरा क्लियर भाई, वो फाइट देखो आप भाई। नहीं नहीं वो तो वीडियोस मैंने तो देखो उसके, जब एलेक्स ने, रेफरी ने उनको इतना टाइम दिया था, जमाल हिल को एटलीस्ट 7-8 हैमर फिस्ट पड़े, और फिर बेहोश होने के बाद फिर रुकाया गया, वो बहुत अलग जी है भाई। वो उठे भी नहीं उसके बाद, क्या और कंपैरिजन है सुबह। नहीं मैं बोल रहा था कि उधर से तब भी बोला जा रहा था कि अर्ली स्टॉपेज हो गया, जमाल लिल आज भी बोलते हैं कि अर्ली स्टॉपेज हो गया, तो फाइटर तो बोलेगा ही कि अर्ली स्टॉपेज हो गया बिकॉज फाइटर्स वो तो लड़ना चाहता ही है। एग्जैक्टली, और यूएफसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में और एमएफएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये हाई लेवल रेफरीज और जजेस को रखना जी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि फाइटर कभी कभी खुद के लिए सोचते नहीं है उस वक्त, जी उनको जीतना है, उनको लड़ना है, तो एट जी दैट पॉइंट इन टाइम रेफरी का काम होता है कि वो फाइटर को बचाना, जी। सो इसलिए अब यहाँ तो से आप अंशुल का क्या फ्यूचर देख रहे हो, बिकॉज 2 लॉसेस। ये मत मुझे, बिकॉज आई डोंट नो, वी डोंट नो जी कैसा होता है, जी वी जी डोंट नो। ये उनको, अंशुल का काम है ये उनसे टीम से बात करना, वो फिर यूएफसी से बात करेंगे। आई थिंक उनके पास एक और फाइट है उनके कॉन्ट्रैक्ट पर, एक फाइट है, एक आई और थिंक 3 एक फाइट और का फाइट है कॉन्ट्रैक्ट। उनके कॉन्ट्रैक्ट पर। जी तो ये क्वेश्चन मैं उसका उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इट्स जी ओनली बीन 1 डे, एक जी दिन, अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए ठीक तरह से, वो बैठा भी नहीं है ठीक तरह से, बैठने दो फिर थोड़ी देर के लिए, लेट लेट इट जी सिंक इन, उसको भी थोड़ा। फाइटर को कभी कभी बिना एक ऐसे सिचुएशन के बाद और इतना मीडिया ब्लास्ट होने के बाद जी खुद को कभी कभी शांति से सोचना चाहिए। तो जी गिव अंटिल सम स्पेस एंड टाइम, और उनको भी खुद को सोचने दो कि उनको क्या करना है। वो आई एम श्योर ही विल बी बैक, वो ऐसे आदमी है, वो फाइटर है, एंड ऑफ द डे वो उठ के आ ही जाएंगे वापस, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले आप बोल रहे थे कि जिस तरीके से ट्रोलिंग उनकी हो रही है, जिस तरीके से मीम्स शेयर हो रहे हैं, सो उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे। इंटरनेट पे काफी लोग हैं जिनको ये स्पोर्ट के बारे में मालूम है, पर कुछ मालूम नहीं है, और मैं कहूंगा ठीक है, बैकलैश होने दो, अभी होगा अभी क्या करूं। जिसको बात करना है, यू कैन ऑलवेज टॉक। क्रिकेट में कितने बारे में लोग बोलते हैं यार, अरे विराट जी इतना आसानी से आउट हुआ, मैं खेल सकता हूँ, तो खेल के दिखाओ ना, खेल के दिखाओ। लोग उसका वीडियो देख रहे हैं, बेचारे का वीडियो देख रहे हैं, जहाँ कोई पॉडकास्ट पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो एक क्लिप को खींचा गया, वो जब वो रणवीर खबीब के बारे अलाहाबादिया में का बात, पॉडकास्ट। एग्जैक्टली और जब उनको खींचा गया, उसका वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर एक सब्जेक्ट को लिया गया, जब वो बात कर रहे थे खबीब के बारे में। देख भाई, तू मेरे को कल मुझे पूछेगा कि तू सच में एक एमएमए फाइटर के साथ लड़ोगे तो क्या होगा, मैं कभी बोलूंगा तुम्हारे शक्ल पे बोलूंगा कि हाँ नहीं मैं हारूंगा, मैं पिट के निकलूंगा? नहीं ना, क्योंकि फाइट होता है यार, मैं कोशिश करूंगा, मरते दम तक कोशिश करूंगा। तो जी ही ओनली सेड दैट, नहीं वो किसी को डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं वो कोई कॉकी तरीके से बात कर रहा है कि हाँ मैं ये हूँ या वो भाई फाइटर होता है, और किसी के दिल में जब फाइटिंग है तो वो बोलेगा ही। ठीक है, खबीब एक बहुत ही महान फाइटर है, पर किसी ने मुझे सच्ची में पूछा कि यार इफ आई हैड टू फाइट हिम, अभी मजदूरी से मेरे को फाइट करना पड़ा, तो फिर मैं कोशिश करके बोलूंगा मैं कैसे फाइट करूंगा। जी ना ही वो कह रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा, उसने नहीं कहा कि वो सक्सेसफुल होगा,
He just said that he will fight. But इंटरनेट, द प्रॉब्लम है ट्रोल्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लेने में बहुत मजा आता है। जी। और आई डोंट थिंक आई एम सेइंग द रॉन्ग थिंग हियर, कि आई एम जस्ट सेइंग कि कभी कभी एथलीट्स को थोड़ा जगह दे दो। ही लॉस्ट यार, ठीक है, एंड ऑफ द वर्ल्ड थोड़ी है, वो वापस आएगा। एक अपॉर्चुनिटी चला गया, ठीक है, पूरी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो इतना प्रेशर डालने की क्या जरूरत है? उसमें it's पॉडकास्ट की जो sport. क्लिप थी उसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस, कि वो पूछ रहे थे कि अगर आप रिंग में जाते हो, जब ऑक्टेगॉन में जाते हो, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, तो क्या आप कॉन्फिडेंट फील करते हो? तो वो वही बता रहा था कि जब आप ऑक्टेगॉन में जाते हो तो आप यही सोचते हो, चाहे सामने खबीब हो या इस्लाम हो या कोई भी फाइटर हो। ऐसे तो इस्लाम भी एलेक्स परेरा से लड़ने के लिए पहले बोल ही रहे थे, और अब अली अब्दुल अजीज ने तो बोल ही दिया था कि एलेक्स परेरा को भी हरा सकते हैं। फिर इस्लाम ने खुद आके सामने से कहा इट्स अ बिट टू मच। तो फाइटर और उसकी देखो, जो टीम है वो तो बोलेगी कि फाइटर जीतेगा। एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट है। और देखो, ट्रोल करने वाला ट्रोल करेगा ही, उसको जी। कोई प्रॉब्लम, उसको कोई ट्रबल नहीं है। मैं सब एथलीट से कहता हूँ कि यार बंद करो इंटरनेट पहले 2-3 दिन के लिए, शांति से बैठो, घर जाओ, आराम करो। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज लोग समझेंगे नहीं। मैं सूफी, मैं तेरे प्लेटफॉर्म पे आके मैं तेरे से बात करता हूँ, क्योंकि लाइक बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपका शो, आपका ऑडियंस सीधा सीधा सच्चाई की तरीके से बात करेगा। मैं ना ही झूठ बोल रहा हूँ। मेरे को बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब एथलीट्स के जी। साथ होता है। और हम खुद शो करते हैं, हमने खुद देखा है। सो आई फील वेरी वेरी बैड व्हेन इट हैपेंस टू गुड एथलीट्स। मेहनत करके जो गया, उसको अपॉर्चुनिटी हाथ में किसी ने दिया नहीं था, ना ही जी। उसे कोई कोई गोल्डन टिकट मिला। वो मेहनत करके गया, इंडिया जी। में खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद एक टूर्नामेंट जीता वो, जहाँ रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट जीत कर उसको वो पोजीशन मिला। जी। तो फिर ये करना उसने ऐसे, फिर इसको एक हार से उसको निकाल के रास्ते पे फेंक देना, यानी क्या मतलब होता है क्या इस चीज का? तो वो हार गया यार, ठीक है, हारना नॉर्मल है, कौन नहीं हारता है? कर विराट, कई कई कोई क्रिकेट, कितने कितने क्रिकेटर्स के बैड स्लंप होता है, एक टाइम होता है, जी। 3-4 महीनों के लिए बुरा तरह से खेलते हैं, गाली गलोच पड़ती है उन पे। ये हमारे फैंस ऐसे हो गए हैं क्या? पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा नहीं था एमएमए फैन सबसे खराब फैंस हैं? वो तो सही, मैं वो तो कहूंगा ही कहूंगा। आई लव एमएमए फैंस, बट सबसे अनफॉरगिविंग फैंस है। कोई भी जी। कुछ भी, कोई नॉकआउट हुआ, अरे ही इज वॉश्ड अप, अरे उसको छोड़ना चाहिए। अरे क्या, एक बार हार गया तो इज वॉश्ड अप? अरे बेचारा, ही इज यंग मैन, ही इज अ यंग मैन। ही, यू नो, कितने एथलीट्स हैं जो अपने करियर्स में ऊपर नीचे जाते हैं टिल दे हिट देयर प्राइम्स। आई कैन गिव जी। यू काउंटलेस एग्जांपल्स। एंडरसन सिल्वा जब यूएफसी में आए, वो उनका उम्र 32 या 32 या 33 था, और जी। फिर उसके बाद ही बिकेम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जी। पर बीच बीच में वो ऑर्गेनाइजेशंस में हार जीत करते आए थे। पर सो समटाइम्स इट टेक्स टाइम यार। रॉबी लॉलर, जो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइकर और लेजेंडरी वेल्टरवेट चैंपियन बने हैं, व्हेन ही वाज इन द यूएफसी, आई थिंक जब बहुत ही यंग थे, एक 22-23 की उम्र में, वो हार के उनको निकाल दिया गया था। फिर वो जी। काफी सालों के लिए यूएफसी के बाहर जीतते गए, और वापस जी। अंदर आके वो आके जीत कर चैंपियन बने। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये किसी फाइटर का हारने से करियर इतना बदलता नहीं है। वो ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा, यस, उसको सोचना पड़ेगा, उसको चेंजेस करने पड़ेंगे, पर उसकी डिसीजन है वो। सो पर ये अंत थोड़ी है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। ही इज यंग, वो प्राइम में है अभी भी, 30 years के ही है बस। ही इज गॉट अ गुड जी। करियर फॉर 6 more years, तो गिव हिम हिज टाइम। मीरा डवालेश्वली, चार्ल्स ओलिवेरा, इन लोगों के भी तो करियर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। चार्ल्स को तो आज भी लोग चिढ़ाते हैं कि भाई तुम एक टाइम पे क्विट कर देते थे, आज भी तुम्हारे अंदर का क्विटर देखो, होगा, उसको मैं बाहर निकालूंगा, ये है वो है। चार्ल्स ओलिवेरा चार्ल्स ओलिवेरा को कहते ही है, चार्ल्स ओलिवेरा को कहते थे ये लोग, बिलाल को गाली देते हैं, सब हाँ। फाइटर्स को गाली मिलती है यार। तो जी। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आई जस्ट होप फैंस अंडरस्टैंड समवेयर कि यार छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, लेट हिम बी, लेट आज हिम उन्होंने एक रिलैक्स। स्टोरी अपलोड की थी, सिडनी में बारिश का मजा ले रहे थे, कह रहे थे कि मुझे कोई, मैं इतना इंटरनेट नहीं देख रहा हूँ, जो लोग ट्रोल कर रहे वेरी हैं गुड, करते रहो। वेरी गुड, करने दो जिसको उसको आराम करने दो, लेट हिम एंजॉय इट, लेट हिम रिलैक्स इट अबाउट इट, क्योंकि लाइफ खत्म नहीं हो जाता यार। जी।
वो लड़ेगा वापस, वो यूएफसी में लड़ेगा वापस, वो करेगा, उसको थोड़ा सा वो प्रेशर हटाना है सिर से. जी. He'll be fine, he will be back, I have complete faith in him. सो अंशुल जुबली के बारे में तो हम लोगों का यही मानना है, अर्जुन भाई और मैं सेम पेज पे हैं दैट ही विल बी बैक, इफ नॉट इन द यूएफसी. अगर यूएफसी का फ्यूचर अभी उनका कुछ पता नहीं है. आई थिंक आने वाले And fight, he will definitely, we will see him again in the UFC for sure. आई ऑल्सो But थिंक ही the हैज rest- वन मोर फाइट, बट आई थिंक Correct. इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा वेट करें. कुछ लोग उनके कैंप के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि क्या उनको कैंप चेंज करना चाहिए, ट्रेनिंग चेंज करनी चाहिए. सब मतलब सब टोटल एक्सपर्ट हैं इस टाइम एमएमए एक्सपर्ट हैं मैं सब. बोल रहा हूँ ना, सब दुनिया एक्सपर्ट बन गई है इस चीज में, सबको मालूम है कुछ ना कुछ. सो आई थिंक अब अंशुल को हम लोगों को भी अकेला छोड़ देना चाहिए. एंड मूविंग ऑन अर्जुन भाई टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूं आपके पास. ठीक है, बोलो. 311 से पहले सबका यही मानना था. मैंने सोमेश भाई के साथ भी एक एपिसोड रिकॉर्ड किया, तो सोमेश भाई तो कह रहे उन्होंने भी वही बोला था जो आपने बोला था 1-1.5 महीने पहले. हमने कहा अर्जुन भाई और आप सेम पेज पे हो यहाँ पे कि उमर नुरमागोमेडो फेमस थे, फेमस कह रहे हैं, फेवरेट थे, फेमस तो वही है, फेवरेट उमर थे favorite थे. अगेंस्ट मिराब के अगेंस्ट. एंड इस्लाम तो ऑब्वियसली अरमान के साथ एक कॉम्पिटिटिव फाइट जरूर थी, बट उनका मानना था कि इस्लाम मखाशिम वाज इतना फेवरेट अगेंस्ट. disappointing था ना वो जब नहीं, वो कैंसिल हो गया ना फाइट, इतना. I mean, रेनाटो मोइकानो को मैं पॉइंट्स देता हूँ भाई. रेनाटो मोइकानो को भी बहुत दम है. ये शॉर्ट एक रात के नोटिस लेने पे, फाइट को 1 नाइट नोटिस पे लेना बहुत मुश्किल है, और वो भी पाउंड फॉर पाउंड चैंपियन इस्लाम माखाचेव के साथ. डू यू थिंक यूएफसी मिस द ट्रिक कि एक बैकअप फाइटर उन्होंने नहीं रखा, जैसे जॉन जोन्स और स्टीपे के इतना बड़ा इवेंट था और उसके लिए बैकअप उन्होंने एस्पिनल को रखा था? दिस इज अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक देयर आर ऑलवेज बैकअप्स. बैकअप तो हमेशा होता है, पर जी. फिर आई डोंट नो करंटली कि वो डिवीजन में बैकअप कौन था, बिकॉज आई थिंक फाइटर्स लाइक रेनाटो मोइकानो वो तैयार ही रहते हैं हमेशा. कोई ना कोई वो डिवीजन में तैयार रहता है जी. टू टेक दैट फाइट ऑन शॉर्ट नोटिस, क्योंकि बोले हाँ वो निकल गए तो मैं आ जाऊंगा, मैं तैयार रहूंगा. जी. तो आई थिंक द बैकअप भी जो रखते थे, कौन होता है वो बैकअप डिवीजन में, मैं रैंकिंग्स देख के बताना पड़ेगा तुझे. आई मीन इफ यू लुक एट दैट डिवीजन, इतना स्टैक्ड है, सबके फाइट्स हो गए, बट रेनाटो मोइकानो एक बहुत अपकमिंग फाइटर है. और इनफैक्ट वो फाइट आप देखोगे, यू सॉ दैट फाइट ऑन द फीट, उनका एक राइट हैंड इस्लाम को लगा, लैंड हुआ था, और लैंड, और इस्लाम इमीडिएटली लेवल चेंज करके उठे, बोला बस हो गया स्ट्राइकिंग, चलो अभी खत्म करते हैं फाइट. इस्लाम थोड़ा सा हल्के में ले रहे थे, जब उनको लगा तो उन्होंने वो जग गए. उसके बाद यार गुस्सा लग गया, बेइज्जती हो गई. इस्लाम ने सोचा हाँ ठीक है यार, स्ट्राइकिंग इसका अच्छा है, निकाल दे. भाई ब्राजीलियंस को हल्का नहीं ले सकते हैं, ब्राजीलियंस को कभी हल्के में नहीं ले सकते. और रेनाटो मोइकानो क्या फाइटर है भाई, जो उन्होंने बेना सैंडनी को किया था. और इसीलिए जो वो लंबे फाइट विन स्ट्रीक पे थे, उनका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया था. इनका सोशल मीडिया फॉलोइंग कितना ह्यूज हो गया था, इनके फैंस कितने बाहर आए थे. तो एक परफेक्ट टाइम था. यूएफसी एक मशीन है, उन्होंने सोचा ठीक है, दिस इज द परफेक्ट मैन टू ऑफर द चैंपियन. और वो वहां थे, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं लड़ूंगा, तो क्यों नहीं. बट मेरा बाप रे बाप, आई लव मेरा दवालिश्विली भाई. अच्छा, अभी चहल सोनेन, डीसी, कई लोगों का मानना है कि मतलब फाइट बहुत क्लोज थी, और जब और तीसरा राउंड डीसी, चहल सोनेन का मानना है कि उमर जीते थे. पहले 2 में तो आई थिंक वहां पर सबका मानना था कि पहले 2 राउंड तो उमर के थे, बट तीसरे राउंड से जिस तरीके से अपने कार्डियो का जलवा दिखाया वहां दवालिश्विली ने, और पूरी तरीके से थका दिया उमर को. डू यू थिंक कि कोई एक आर्गुमेंट है उमर के फेवर में कि यार स्ट्राइकिंग उनकी बेटर थी, बट क्योंकि मिराब के थिएट्रिक्स कह रहे हैं कि थोड़े से अच्छे थे, थोड़ा उन्होंने चिढ़ा बिढ़ा दिया, तो उससे एक मोमेंटम मिराब की तरफ शिफ्ट हो गया, बट शुरू के 3 राउंड उमर जीते थे. डू यू थिंक? नो, सी, शुरू के 2 राउंड तो जरूर उमर जीत चुके थे, बिकॉज द फर्स्ट 2 राउंड्स उनका कार्डियो सॉलिड था, उनका रेसलिंग डिफेंस बहुत अच्छा था, उनके स्ट्राइकिंग, उनके स्ट्राइक्स लग रहे थे, वो कंट्रोल रख रहे थे. पर आपको याद रखना चाहिए, जब कोई भी फाइट जज होता है, इट्स जज बाय मल्टीपल पैरामीटर्स. इट्स जज बाय ऑक्टागन कंट्रोल, इट्स रन बाय अग्रेशन, इट्स जज बाय स्ट्राइक्स लैंडेड, टोटल सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंडेड, कंट्रोल वगैरह वगैरह, ये सब पैरामीटर्स होते हैं. और
जब तीसरे राउंड के बाद जब मेहराब को थोड़ा कंट्रोल आने लग गया, अग्रेशन जो बढ़ गया, उन्होंने जितने टेक डाउन लिए, उन्होंने जिस तरीके से उनको स्टाइफल किया, उनका पूरा अटैक बंद किया, जितना उन्होंने वो पहले 2 राउंड्स में किया था जी उमर ने, वो पूरा खत्म जी हो गया, क्योंकि जी वो इफेक्ट पड़ा ही नहीं मेहराब पर। मेहराब को थोड़े कट्स लगे, थोड़े से शॉट्स लगे, पर उससे ज्यादा नहीं लगा। तो आई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तो जरूर, थर्ड तो भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, पर मेरे हिसाब से नहीं। मैंने स्कोर दिया था उनको मैंने स्ट्रेट स्कोर दिया था कि 48-47 जी टू मेहराब दवालिश्विली। तो मेहराब। वो फाइट, एक चीज वो फाइट ने की कि मैंने कभी एक नुमागोमेडोव को रेसलिंग में हारते हुए कभी नहीं देखा। तो यानी आपको समझना चाहिए एक चीज, ये रेसलिंग की दुनिया में जितने भी नुरमागोमेडोव्स आए हैं, उस्मान, उमर और इवन इस्लाम माकाचेव के टेकडाउन जो जी स्टॉप होते हैं इन फ्रंट ऑफ खबीब के अभी भी टेकडाउन्स कभी किसी ने स्टॉप नहीं किए। जी बाकी के सबके टेकडाउन टफ हुए। जी जस्टिन पोरे स्टॉप्ड अ लॉट ऑफ टेकडाउन्स फ्रॉम इस्लाम माकाचेव। इस्लाम खाचेव। पॉल ह्यूज ने उस्मान नुमागोमेडोव के काफी टेकडाउन स्टॉप किए बेटोर में। उमर के तो यू सॉ व्हाट हैपेंड टू उमर, कंट्रोल पूरा जी मेहराब ने किया। तो जी पर तो वही द फैक्टर कम्स आउट, जो एक ही था वो खबीब नुमागोमेडोव, जिसके टेकडाउन्स इतने डेंजरस थे, जिसका जी कंट्रोल इतना डेंजरस था। उसके जी पूरे फैमिली, पूरा दागिस्तान बहुत ही कड़क है, पर उसके जैसा कोई नहीं था। इसकी बढ़िया क्लिप कटेगी। मुझे मालूम है तू सबसे बड़ा फैन उसका ही है। I send you to Dagestan for 2-3 years, forget. 2-3 years and forget. 2-3 years, forget. I call maybe once 6 month, one बट time. अर्जुन भाई देखिए, सबसे पहले उमर की विन स्ट्रीक खत्म हो गई। आई थिंक उनका हाथ भी टूट गया था, तो वो दर्द में भी थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद थंब टूट गया था, I think. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं तीसरा राउंड जीता हूं, बट जजेस का जो फैसला है मुझे मंजूर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं तीसरा राउंड जीता था, मेरे साथ बेईमानी हुई है, वो है। वो तो स्पोर्ट्समैनशिप है उनका। और जब इतना क्लोज फाइट होती है, चैल सोनन और डीसी आपस में बहस कर रहे हैं कि चैल सोनन बोल रहे हैं कि तीसरा राउंड उमर जीता था, तो पहले 3 राउंड उमर जीता, तो उमर वो फाइट जीता था, तो उस पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है। तो मुझे उस पर आप ही की बात याद आती है कि चैंपियन से बेल्ट लेने के लिए उसको पूरा हराना पड़ता है। या तो आप उसको नॉकआउट करो, Correct. सबमिट करो, या फिर इतने डोमिनेंट 3-4 राउंड जीतो कि आप सबको दिख जाए कि हाँ आप जीते हैं। करेक्ट। जब क्लोज फाइट में, हमेशा कहता हूं, हमेशा क्लोज फाइट में यू हैव टू बीट द चैंपियन टू बीट द चैंपियन। कभी भी बेनिफिट ऑफ द डाउट ऑलवेज गोज टू द बैट्समैन, एंड इन चैंपियनशिप फाइट यू हैव टू बीट द चैंपियन। तो कभी भी जब क्लोज डिसीजन होता है, the champion will always get the favor of the judges, कभी भी। तो उमर अपनी विन स्ट्रीक उनकी विन स्ट्रीक खत्म हो गई है सैडली। उस्मान की फाइट पीएफएल में ग्रेट फाइट, उन्होंने पॉल ह्यूज ने जिस तरीके से उनको टक्कर दी, आई थिंक उस्मान वो फाइट जीते थे। लेकिन अब जो पसंद नहीं करते हैं उस्मान को, या जो कॉर्नर के कैंप से पॉल ह्यूज को सपोर्ट कर रहे थे, उनका ये मानना है कि पॉल ह्यूज वन द स्ट्राइकिंग बैटल और वो फाइट जीते थे। बट आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, फाइट बहुत ही जबरदस्त थी। वो लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता। तो वो फाइट बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव था। यस, उस्मान वन दैट फाइट, मैं जानता हूं, क्योंकि उनका कंट्रोल थोड़ा ज्यादा था, उनका एविजन थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने थोड़ा कम डैमेज लिया था, पॉल ह्यूज को ज्यादा डैमेज था। पर देखना चाहिए कि 2024 और 2025 में लोग अभी इतना वो स्पोर्ट का इतना एवोल्यूशन हो गया है कि आजकल सब फाइटर्स को डिफेंस आ गया है। वो सिर्फ रेसलिंग का काम नहीं हो रहा है। अभी इवन दागिस्तान को पता चल गया है कि उनका फुल ऑलराउंड गेम करना पड़ेगा। ये सिर्फ रेसलिंग नहीं, अभी रेसलिंग है, स्ट्राइकिंग है, सांबो है, जूडो है, सब करके फिर ये कंपेटिटिव हो रहा है। क्योंकि पॉल ह्यूज जैसे एथलीट्स हर रोज नए नए आ रहे हैं और ये बहुत कंपेटिटिव होते जा रहा है ये स्पोर्ट। तो फैंटास्टिक फाइट, पर आई वांट टू सी अ रीमैच। उसके बाद शाराबुद्दीन मागोमेदोव की भी विन स्ट्रीक खत्म हो गई अगेंस्ट माइकल वेनम पेस। तो मेरा क्वेश्चन ये है अर्जुन भाई, फिर यू कैन जंप इन ऑन इट,
क्या अब ये यहाँ से दागिस्तानी जो औरा था, अनडिफीटेड फाइटर्स, रेसलर, स्ट्राइकर, ये वो, क्या वो इस साल हम देखेंगे कि अब धीरे धीरे वो श्रिंक होगा और बाकी फाइटर्स उस लेवल तक इवॉल्व कर करके आएंगे, और आगे भी एक बड़ी फाइट आ रही है, मागोमद अनकलाब वर्सेस एलेक्स परेरा, एक बड़ी फाइट आ रही है चामा की, और वहां पर भी अब ये होगा, क्योंकि लास्ट फाइट जो अनकलाव की थी अगेंस्ट अलेक्जेंडर राकिक, आई थिंक वो भी उन्होंने डिसीजन से जीती थी, कोई बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। और जो रेसलिंग की बात हो रही थी तो टेक डाउन्स तो उन्होंने किए ही नहीं थे अलेक्जेंडर के अगेंस्ट उस फाइट में। सो आप चामा के अगेंस्ट कैसे अपनी स्ट्राइकिंग के दम पे फाइट करोगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस साल वो दागिस्तानी ऑरा हम खत्म होता हुआ या श्रिंक होता हुआ देखेंगे? मैं खत्म, so see, I'll give you a theory, ठीक है। जब भी कोई एथलीट्स एक सर्टेन जी कैंप से आते हैं, वो काफी टाइम जी के लिए हाँ जीतते आएंगे वगैरह वगैरह। तो जब हर बार जब वो लड़के जीतते हैं, उनका जी टेप होता है, उनके टेप होते हैं। तो जी जब दुनिया देखते रहेगी, जब दुनिया देखते, जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई चैंपियन चैंपियन जीतता है जीतता है जीतता है, तो ऊपर 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 जाता है, और फिर एक दिन वो फाइट मुश्किल होना चालू होता है, और फाइट जी मुश्किल होना चालू होता है, और फाइट मुश्किल होना चालू होता है। तो वो स्किल लेवल कम होते दिखते जा रहा है। उसका स्किल लेवल नहीं कम नहीं हो रहा है, दूसरों का स्किल लेवल वहां पहुंचने लग गया है। वन थिंग दैट आई विल से इज दैट इतना टेप जब होता है फाइटर पे, इतना जब टेप होता है, उनके रेसलिंग का स्टाइल देख देख कर लोग भी सीख गए हैं। तो सिर्फ फर्क है कि वो स्पोर्ट कैचअप होने लग गया है। उनका जी उनका पावर या ऑरा कम नहीं हुआ है, स्पोर्ट कैचअप हो रहा है। तो ऐसे हमेशा होता है। आप देखो कोई भी स्पोर्ट में, वी लुक एट क्रिकेट फॉर एग्जांपल। क्रिकेट में डोमिनेंट बैटिंग एक जमाने का चीज था, फिर डोमिनेंट बॉलिंग एक जमाने की चीज थी, और फिर नाउ ऑलराउंड हुआ है। अभी आजकल प्लेयर्स जी को तो दोनों डोमिनेंस दिखाना पड़ता है, बैटिंग और जी बॉलिंग में। तो जी जब कबीब का कैंप हुआ था, जब पाकिस्तान कैंप चालू हुआ था, उनका रेसलिंग इतना डोमिनेंट था, बाकी की दुनिया ने देखा नहीं था ऐसा रेसलिंग। फिर जी अपने आप वो रेसलिंग को पकड़ने लग गया। फिर इस्लाम माकाचर जैसे एथलीट्स आए जिनको स्ट्राइकिंग भी मालूम था, उनका जुजित्सु भी नंबर 1 था, जी उनके भी फाइट्स थोड़े टफ होने लग गए हैं। डस्टिन जी पोरियर के साथ उनका फाइट बहुत खतरनाक टफ बहुत था, टफ था। उनके लिए बहुत। वो खुद फाइट के बाद बोले कि मैं इतना रिस्पेक्ट देता हूँ, और डस्टिन पोरियर एक लेजिटिमेट एथलीट है। ऐसे आते रहेंगे कंटेंडर जो देखते हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि उनका ऑरा चला गया, पर आई थिंक कि दुनिया कैचअप हो रही है अभी वो स्पोर्ट के जी साथ। जी इट्स जस्ट पीपल आर रियलाइजिंग द गेम ना। तो अभी पर ऐसे करके कोई और नया टेक्निक आएगा, कोई और दूसरे कैंप से। अभी फॉर एग्जांपल, अभी दागिस्तान रेसलिंग खत्म हो गया, तो फिर जॉर्जियन रेसलिंग, अभी मेहराब बोल रहे हैं, मेहराब मस्ती में बोल रहे पहाड़ के उस तरफ से। हैं, इलिया टुपुरिया बोल रहे हैं कि सेंड 2-3 years टू जॉर्जिया, मजाक में अभी सेम। तो यू नेवर नो, ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। बट टॉकिंग अबाउट द अंकलेव एंड, अरे यार अभी UFC 313 तो क्या भयानक है भाई, आप भूल गए हो क्या? डैन हुकर वर्सेस जस्टिन गेची, जी जी कोमेन इवेंट। उसमें जी तो जब एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था कि जब डैन हुकर बात कर रहे थे, वो तो मजाक में बोल रहे थे, लगता है UFC को किसी को मरते हुए देखना है। क्योंकि वो दोनों आदमी इतने नॉकआउट आर्टिस्ट और इतने पागल जैसे लड़ते हैं। भाई जी UFC 313 मिस मत करो यार, क्या कार्ड होने वाला है। जी, खास करके 312 जो थोड़ा सा हल्का चला गया, पहले अंशुल का लॉस, फिर एक बहुत ही हल्का मेन हाँ, थोड़ा इवेंट। सा अभी दिल थोड़ा दुखता है यार, हमारा हमारा आदमी हार गया यार। थोड़ा सा है, पर नो प्रेशर ऑन अंशुल। अंशुल इज अ वॉरियर, वो आके वापस जीतेगा। गिव हिम टाइम, गिव हिम स्पेस, बस। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे रेस करना चाहूंगा अर्जुन भाई, अभी सोमेश भाई ने भी सेम पॉइंट रखा था, आप भी पहले सेम पॉइंट रख चुके हो कि लाइट वेट में अब तो अरमान लास्ट कंटेंडर थे, बिकॉज सबको तो इस्लाम ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। जो एक आई मीन छोटा मोटा इस्लाम गेची से नहीं लड़े हैं। जी, तो गेची आप गेची, देख रहे हो उस टाइटल कंटेंशन में दोबारा? देखो ये लोग ना जो भी 1 to 5 के रेंज में है ना, 1 से जी 5 तक जो भी है ये रेंज में ना, हमेशा टाइटल कंटेंशन में आ सकता है एक विन के बाद, एक मिनट, एक जैसे जीत के ओलिवेरा बाद। का नाम चलने लगा। ओलिवेरा, अभी ओलिवेरा जीते,
अभी ओलिवेरा विल जी कम बैक, इफ ही विंस हिज नेक्स्ट फाइट ही विल कम बैक। जी दूसरा उसको भी दूसरा एक चांस है, पर माकाचेव ऑलरेडी हैज बीटन ओलिवेरा, तो जी उतना मेरे को इतने इंटरेस्ट नहीं है देखने में। पर जी आई वांट टू सी अरमान, आई जी वांट टू सी अरमान, हाँ मतलब आई वांट टू अरमान सी के बारे अरमान में तो फाइट। अब डेना वाइट ने बोल दिया, वो तो मतलब बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड फाइट थी, बट डेना वाइट हैज सेड कि भाई अब सीधे तुमने इतने इतने करीब आकर के धोखा दे दिया है वे इन के टाइम पे डेना वाइट को आई कि थिंक अब थोड़ा गुस्सा है। हाँ हाँ उनको थोड़ा गुस्सा है कि क्या हो गया, तुमने नीना के साथ तुमको ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत थी। तो आई थिंक ही सेड कि आपको इसी वजह से उसका पीठ पे प्रॉब्लम आ गया किसी आई थिंक चार्ल्स और अरमान का मैचअप लग रहा है, और या फिर मे बी गेजी इफ ही बीट्स डैन हुकर, या डैन हुकर इफ ही बीट्स गेजी, आई डोंट नो, बट अरमान को एक फाइट करने के लिए उन्होंने बोला है। एंड इस्लाम वांट्स टू गो अप बट ही डज नॉट वांट टू फाइट बिलाल मोहम्मद। तो इलिया टुपोरिया के बारे में जब पूछा गया तो इस्लाम की अगली फाइट किससे होगी, तो डेना वाइट ने बोला कि वी हैव अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट कमिंग फॉर यू एंड अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर इस्लाम मखाचेव। तो लोगों का यही मानना है कि इलिया टुपोरिया विल मूव अप, क्योंकि वो फाइट काफी ज्यादा हाइप इस टाइम हो रही है सोशल मीडिया पे, एंड तो इलिया होगा। भी काफी, और जॉर्जिया का वो जो आ रहा है वहां पे, जिस तरीके से मेराब ने डोमिनेट किया, उससे थोड़ी और एंटिसिपेशन बढ़ गई है कि भाई हराया जा आपने वो सकता है। फोटो देखा मेरा, जब उमर उसके उसके आई थिंक कमर को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे, जी जी और वो मेरा ऐसे ऐसे हाथ करके खड़ा था और सीधा जी खबीब के आंखों में देख रहा था, जी जी और जी जी जैसे उसका कहना था कि ये तुम्हारा दागिस्तान रेसलिंग। और वो मेरा भी एक एक कंप्लीटली नॉटी आदमी है यार, बहुत ही मजेदार। जब हम मुंबई में मिले थे बहुत मस्ती कर रहा था मेरे साथ, मैं तुझे जी उसके फोटोज भेजता हूँ मेरे साथ। हॉल में जी जी मैंने उसको कहा कि यार मैं अभी कपड़े चेंज करके आया शो के लिए, तो भी कोई टेक डाउन की कोशिश कर रहा है मैं मुझ पे यार, हॉल पे। बहुत मजा आया मुझे उसके साथ। आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग फाइट थी उनकी, बट उससे एंटिसिपेशन अर्जुन भाई बढ़ गया है इलिया टुपोरिया, और हर प्रेस सॉरी कॉन्फ्रेंस सॉरी, में मेरा इस्लाम की बात कर कंसंट्रेशन हट रहे गया एक सेकंड के लिए। हाँ, हैं। तो इस्लाम की बात एंटिसिपेशन कर तो रहे हैं। है। डू यू थिंक कि यही स्पेशल अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि देखिए आपसे तो इस बारे में बात कर चुके हैं, और सोमेश भाई से भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने सेम आपकी चीज रिपीट की थी कि भाई 155 पे वे इन तो कर दोगे लेकिन जब फाइट नाइट के दिन आप आओगे तो इस्लाम विल बी 180 पाउंड एंड यू विल बी एट मोस्ट 160 समथिंग समथिंग। तो वो 165 15 मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो वो जो 7-8 की किलो का या 15 पाउंड का जो फर्क होगा उसको आप बहुत कैसे फर्क होता संभालोगे। बट आई थिंक वो एंटिसिपेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एंड आई थिंक यूएफसी भी समझ गया है कि यार एंटिसिपेशन बहुत है, और इस्लाम भी कितने टाइम तक रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब वो धीरे धीरे रिटायरमेंट की अपनी बात करने लग रहे हैं, और मूव वो वेल्टरवेट में जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बिलाल आई थिंक वैसे वैसे अब बिलाल की भी फाइट आई थिंक मई में होगी, बिलाल वर्सेस शौकत, तो आई मे बी। होप बिलाल और शफकत लड़ेंगे जल्दी यार। पर शफकत की फाइट भी बहुत डिफिकल्ट थी लास्ट टाइम, वो लास्ट ऑलमोस्ट हार टाइम गए थे। इट इयन वाज अ गेरी वेरी से। टफ फाइट। इयन गैरी गेव हिम अ वेरी टफ फाइट। बट फर्स्ट बाकी रिवाइंड रिवाइंड, अभी थोड़ा दो तीन हाँ टॉपिक मेरे सामने रखे। um, um, आई वांट टू सी लेटुपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव, क्यों नहीं यार। एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट स्पोर्ट है, और अभी क्लियर कट कंटेंडर मुझे लाइटवेट डिवीजन में दिख नहीं रहा है। अभी हाँ है ठीक सेम। है, चलो देयर इज अरमान सरूकियन को वापस किसी से लड़ना पड़ेगा बीच में, शायद से माइकल चैंडलर से लड़ो, शायद से चार्ल्स ओलिवेरा से लड़ो। बेनिल डैरियश यहाँ आसपास नहीं है। फिर देयर इज आई एम ट्राइंग टू थिंक कौन है, फिर कोई है आई थिंक वो कोई गेची है है, नहीं है। पोरियर है। पोरियर हार के अभी 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 हार के गए पोरियर। मोइकानो अभी हार के गए। गेची ही बाकी है, गेची और डैन हुकर के बीच में लड़ाई हो रही है अभी। शायद से फिर अभी उसमें और टाइम है टाइम एटलीस्ट लगेगा 4-5, उनको। एग्जैक्टली कम से कम 4-5 महीने का टाइम है बीच में। और इस्लाम को अभी लड़ना है तो आई थिंक बाय मई तक तो आराम से लड़ सकते हैं। उनको कोई जीरो डैमेज पड़ा था ये फाइट में, वो मई तक लड़ सकते हैं। 4 मिनट में फाइट खत्म हो गई। करेक्ट, वो अब मई तक आराम से लड़ सकते हैं। तो आई वुड लव टू सी अ फाइट बिटवीन बिटवीन इलिया टुपुरिया एंड देम। हाइप हाइप सोचो ना क्या मजा होगा। हाइप जॉर्जियन रेसलिंग वर्सेस दागिस्तानी रेसलिंग, दोनों कैंप्स आएंगे। मेहराब उनके कॉर्नर में होगा और खबीब उनके माकाचेव के कॉर्नर में होगा,
और वो जो चर्चा होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आगे पीछे मस्ती होगी, इट विल बी अ ग्रेट, एंड नॉट ओनली दैट, स्ट्राइक गूज़बम्प्स हो गए सुन के। एग्जैक्टली ना, मजा क्या आएगा। पर और मैं बोल रहा हूँ, पर इफ यू लुक एट इट टेक्निकली देखा जाए, इलिया टुपुरिया हैज गॉट सम ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग एंड द बेस्ट हैंड्स। आई मीन पिछले 2 फाइट्स के बाद लोग बोल रहे हैं उसको लेजेंड किलर बुला रहे हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करना, फिर उसके बाद मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट करना, जो मैक्स का लेजेंडरी चिन्ह है, जो कोई गेची ने नहीं तोड़ा, वो इलिया टुपुरिया ने तोड़ के दिया। तो लोग बोल उसको एक लेजेंड किलर बुला रहे हैं, जैसे रैंडी ऑर्टन का नाम था लेजेंड किलर, तो उसको भी लेजेंड किलर बोल रहे हैं। सो आई एम वांट टू सी दिस फाइट, क्योंकि ये फाइट बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो मजा आएगा। पर कमिंग अप तो नाउ इज ओनली UFC 313 का मेन इवेंट, जो है द रिटर्न ऑफ शामा एंड मागोमेदोव अंकलेव। तो आई थिंक इस बार अभी ये टाइम पे ना कोई डाउट नहीं कर सकता उसको। क्या बोलूं मैं उसके बारे में, उसने क्या नहीं किया, पर फाइट बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। मागोमेद अंकलेव जितना और जो भी ट्वीट्स वो भेज रहे हैं ना, आई थिंक वो खुद ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अली अब्दुल अजीज कर रहे हैं उनके मैनेजर भेज रहे हैं सब ट्वीट्स, वो खुद नहीं कर रहे मेरे हिसाब से। तो वो फाइट प्राइमरली अंकलेव एक ज्यादा करके एक स्टैंड अप फाइटर है, बॉक्सर है, उनके हैंड्स यूज करते हैं। आपने वो यान ब्लाहोविच के सामने वो फाइट देखा होगा, किस हिसाब से यान ब्लाहोविच ने उनको किक किया था। कि जितने बार उन्होंने उसको किक किया है, उससे ज्यादा तो शामा के किक्स लगते हैं। अलेक्जेंडर आई मीन इट्स परेरा के जो लेग किक्स है बहुत ही बेहतरीन है, उनकी स्ट्राइकिंग है वर्ल्ड क्लास है, और उनका भी साइज देखा है आपने जी, क्या साइज हो गया है वो। He's become massive, he's become a heavyweight, वो heavyweight थी। जॉन जोन्स के साथ उनकी जो फोटो थी उसमें जॉन जोन्स पतले लग रहे थे उनके आगे। एग्जैक्टली उनका वेट जो ऑस्ट्रेलिया में था वो 240 पाउंड था, 112 किलो के ऊपर। सो आई थिंक जो अलेक्जेंडर रैकिक के सामने फाइट थी अनकिलाव की, उसको देख के मतलब सोमेश भाई से मैंने पूछा सेम चीज, मैंने कहा क्या लग रहा है सोमेश भाई, तो उन्होंने सेम चीज बोली कि भाई टुपोरिया और माखाचेव फाइट मार्केटिंग के लिए तो अच्छी है, और फाइट में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज टुपोरिया इज अ वेरी गुड रेसलर एंड ही हैज नाउ बिकम एन एक्सेप्शनल बॉक्सर, जिसका निशाना भी बहुत अच्छा है और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत है। और कॉनर और खबीब का जो था, एक बंदा सूट पहन के आएगा, एक बंदा आएगा, वो देखो आप वो फोटो देखो, मैं 2016 और 2025 को कंपेयर करूं, कॉनर मैग्रेगर का जो राइवलरी हुआ था खबीब नurmagomedov के साथ, वो रिक्रिएट किया जा सकता है यहाँ। यूएफसी का मार्केटिंग मशीन सबसे बेहतरीन मार्केटिंग मशीन है दुनिया में, और दुनिया और फाइट्स को, फैंस को भी ये फाइट देखना है। स्किल वाइज इलिया टुपुरिया फैंटास्टिक बॉक्सर, लेजेंड किलर, रेज्यूमे, इस्लाम माखाचेव पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, प्रूव्ड हिमसेल्फ, अनडिफीटेड 15 फाइट विन स्ट्रीक। तो रेज्यूमे देख के मैचअप करना बहुत बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। स्टाइलिस्टिकली बहुत बेहतरीन है, दोनों के पास रेसलिंग है, दोनों के पास ग्रैपलिंग है, और दोनों के पास नॉकआउट पावर है। फर्क होगा कि फाइट नाइट पर किसका हाथ पहले लग जाए और किसका स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय हुआ। मुझे आंसर मेरे सिर में मालूम है, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि फाइट होने दो। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इस्लाम मखाचेव इज राइट नाउ इन गॉड मोड, जो उन्होंने दिखा दिया मोहिकानों के सामने, जैसे ही एक पंच लगा आंख खुली, अरे भाई खत्म करो फाइट, चलो घर। एंड सेम चीज उन्होंने एलेक्स परेरा के लिए भी बोली कि वो भी इस वक्त गॉड मोड में चल रहे हैं, जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं। और मागोमेद अनकलाव की जो फाइट थी रैकिक के सामने, उसको देख करके मुझे तो डीसी ने अपने शो पे बोला कि भाई वो बहुत ज्यादा, मैं कैंप वो होकर के आए हैं वहां पे अनकलाव के, और वो बहुत ज्यादा रेसलिंग कर रहे हैं, बट जो रैकिक के सामने देखा उसको देख करके मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एलेक्स परेरा के सामने उस तरीके से वो परफॉर्म कर पाएंगे। देखो एक पुराना कहना है, स्टाइल्स मेक फाइट्स, स्टाइलिस्टिक मैचअप्स मेक फाइट्स। तो मैं कभी कभार दो बॉक्सर होते हैं वो रेसलिंग चालू कर देते हैं, दो स्ट्राइकर होते हैं ग्रैपलिंग हो जाता है। एलेक्स परेरा के साथ हर एक चीज याद रखना चाहिए कि ऑल योर फाइट्स
इन द वर्ल्ड पहले पैर पे चालू हो जाते हैं. ऑल फाइट जी स्टार्ट ऑन द फीट. डिस्टेंस क्लोज भी करना आसान नहीं है एलेक्स परेरा जी के साथ. जी जो भी फाइटर्स उनके साथ ग्रैपलिंग करने गए, आई मीन जिरी प्रोहास का जब शॉट लिया उनसे, एलेक्स परेरा ने शॉर्ट रेंज पे एक हुक मार के 2 एल्बो मार के खत्म किया उनको. जब यान ब्लाहोविच जो काफी हैवी लाइट वेट है, कम से कम 230-240 पाउंड पे चलते हैं फाइट नाइट पर, जी उनको ट्रबल हुआ उनको कंट्रोल करते हुए. और जब 1-2 लेग किक्स खाने लग गए, वो डिस्टेंस बंद करना खत्म हुआ. तो ये जी याद रखना चाहिए. और लोग भूल जाते हैं कि एलेक्स परेरा भी इज ट्रेनिंग विद ग्लोवर टेशेरा, जो काफी जी बेहतरीन ग्रैपलर है, बहुत जी ही एक्सीलेंट ग्रैपलर है, और वो तैयारी में रहेंगे. पर पहले एक चीज रखना है कि वो रेंज क्लोज करके उनके पास आना बहुत बड़ी मुश्किल बात है. वो जी लेग किक संभालना, वो हुक संभालना. मागोमेद अंकल है, बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, ही इज अ ग्रेट स्ट्राइकर. पर ये सब फाइटर्स जब तक, जैसे सब कहते हैं ना, सब सब फॉर्मर चैंपियंस या सब नंबर 1 कंटेंडर्स डेंजरस है जब तक टिल यू मीट जीएसपी और टिल यू मीट खबीब और टिल यू मीट इस्लाम मकाचेव और टिल यू मीट एलेक्स परेरा. जब जी तक चैंपियन से नहीं लड़ते हो तब तक वो पता ही नहीं लग जाता है कि फर्क कितना है नंबर 1 कंटेंडर और चैंपियन के बीच. जैसे आपने जी देखा जंग वाइली और टाटियाना स्वारेस जी जी 8 फाइट के विन स्ट्रीक में थे, 8 फाइट विन स्ट्रीक, अनडिफीटेड फाइटर. और जब वो पहुंचे जंग वाइली के साथ, तो क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा तकलीफ दिया उनको, एक जांग राउंड वेली के तो लिए अंडरडॉग थी अपने टाइटल डिफेंस में. एग्जैक्टली. और एलेक्स परेरा भी अंडरडॉग दिखा रहे हैं ये टाइटल डिफेंस में. और उसके क्या बाद कहते हैं? जो एक फाइट पर मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा. एक्चुअली एक डिवीजन पे दो फाइट्स के बारे में बात करूंगा. इट्स द अबाउट द मिडिल वेट डिवीजन. अभी तो खैर अपनी बोरिंग मेन इवेंट हुआ जिसमें डुप्लेसी को पता नहीं क्या था कि मैं टेक डाउन करूंगा ही नहीं. आई थिंक अगर वो ट्राई करता तो मे बी तीसरे राउंड के बाद हम लोग आराम करते और पूरी फाइट देखनी पड़ी. और अब डुप्लेसी ने भी साफ कर दिया है कि हमजात इज नेक्स्ट. Dana White has वेरी also गुड. said that Hamzat is in line and वो फाइट मनी फाइट है and I think towards the सितंबर अक्टूबर हमको वो देखने को मिल सकती है. डुप्लेसी वर्सेस हमजात. नसरुद्दीन इमाव जो उन्होंने नॉकआउट मारा इजराइल अदेसानिया को, जो आप बोल रहे थे कि 2 फाइट के बाद लेजेंडरी फाइटर्स को बता दिया कि वॉच्ड अप है, ये है वो है. डेना वाइट से सेम चीज पूछी गई कि अब इमाव के नॉकआउट के बाद क्या आपको लग रहा है कि इजराइल अदेसानिया को अपने बूट्स टांग देने चाहिए, शुड ही रिटायर, या उनका वक्त आ रहा है? तो डेना वाइट ने बोला कि भाई जब फाइट शुरू हुई थी तो इजी वाज लुकिंग फैंटास्टिक. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्राइम पे है. जिस तरीके से लेग कह रहे थे, ही गॉट कॉट एंड इन दिस स्पोर्ट यू कैन गेट कॉट एंड विद द काइंड ऑफ पावर द मिडिल वेट्स एंड द लाइट हैवी वेट्स हैव, तो आप एक पंच आपके लिए काफी होता है. इट्स नॉट द बैंटम वेट और फेदर वेट की आप रिकवर कर पाओगे. I also thought कि Easy was looking fantastic, but now he is at a 3-fight losing streak. तो सबसे पहले हमजात और डुप्लेसी पर आपका ओपिनियन, और उसके बाद इजराइल एडेसानिया का फ्यूचर और नसरुद्दीन इमायव का क्या आपको लग रहा है? खमसत चिमाएव काफी टाइम से रुक रहे थे ये शॉट के लिए. जी उनका परफॉर्मेंस जो था विटेकर के अगेंस्ट, काफी लोग कह रहे थे अरे यार विटेकर काफी बूढ़े हो चुके हैं, विटेकर थे 7-8 साल पहले वो नहीं था. पर वो थोड़ी वो खमसत की गलती है यार. वो उनके सामने अभी उनका मुकाबला हुआ तो अभी चांस मिला उनको, तो उन्होंने जो करके दिखाया. और उसके पहले विटेकर वाज कमिंग ऑफ अ टीकेओ विन. सो माय पॉइंट हियर इज दैट आई थिंक खमसत चिमाएव अभी शांत हुए हैं. वो फाइट में उनको एक अलग टाइप का डेंजर और शांति दिखा मुझे, यू नो. वो ऐसे पागल जैसे वो भाग नहीं रहे थे, उन्होंने शांति से कंट्रोल किया और फाइट खत्म किया. और I think it's going to be a very very tough fight for DDP. पर DDP एक अजीब टाइप के फाइटर है, अजीब टाइप के स्ट्राइकर है. उनके कोई टेंडेंसीज नहीं है. जाके हर फाइटर आप जानते हो, एलेक्स परेरा जो स्टांस में निकलते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्टांस में निकलते हैं, उनके हाथ ऊपर होते हैं और आप जानते हो कि वो लीड राइट आ रहा है, रियर राइट किक आएगा, पहले वो लेफ्ट किक फेंकेंगे रेंज देखने के लिए, फिर उनका हाथ चलेगा थोड़ा सा, और फिर अब नहीं देख रहे और आपका राइट हैंड गिर जाता है तब उनका लेफ्ट हुक आता है. ये कहते फाइटर की टेंडेंसीज जो दिख जाते हैं स्ट्राइकर्स में.
ड्रेकस डू प्लेसी में टेंडेंसीज मालूम ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कब टेक डाउन के लिए जाएंगे, आपको मालूम नहीं कब वो ऐसे आके मारेंगे, तो ये बहुत मुश्किल चीज फिगर आउट करना, इसीलिए बहुत जी डिफिकल्ट पड़ रहा था स्ट्राइकर्स को. So, but I think Khamzat versus DDP is going to be something special, and I think शायद से most likely we will get a new champion. मैं सीधा अभी से बोल रहा हूँ, Khamzat चिमाया को हरा के रहेंगे. वैसा ग्रैपलिंग, वैसा पावर आई थिंक वो मिडिल वेट डिवीजन में देखा नहीं है अभी तक. पर ये फाइट गेम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द डिवीजन, इमामोव ने जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, he's ready. I would like to see one more fight before one contendership. इजी 3 लॉसेस हो चुके हैं, पर देखो किसके सामने 3 लॉस हुए. डीडीपी से हारे, स्ट्रिकलैंड से हारे और इमामोव से हारे. ठीक है, उनका अभी टाइम हो रहा है. आई कैन सी द टाइम चेंजिंग. उनका वो ट्रैजेक्टरी बदल रहा है, पर जो उन्होंने कर दिखाया है इतने सालों में, हर चैंपियन का टाइम होता है, उनका टाइम खत्म हो रहा है. डू आई सी हिम विनिंग द बेल्ट? मुश्किल जी इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है. पर आई थिंक वो खुद भी उनके मेंटालिटी में, वो खुद भी उनको लग रहा है कि शायद से जरूरत नहीं है अभी. जी उन्होंने तो बोला भी है कि मैं बेल्ट के लिए अब नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बस वन फाइट एट अ टाइम लड़ रहा हूँ. एग्जैक्टली. जो भी चैंपियंस जब उनसे उनका बेल्ट चला जाता है, जब क्रिस वाइडमैन ने एंडरसन सिल्वा को हराया था नॉकआउट से, और वो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर से एक बोझ उतर गया है. जी क्योंकि 6 साल के लिए बेल्ट उन्होंने रखा था, 16 फाइट विन स्ट्रीक रखी थी, 11 टाइटल डिफेंसेस किए थे. ये चीज मजाक नहीं होता है, तुम्हारे पीठ पे एक टारगेट रखना. तो जब वो फाइट वो हार गए, उन्होंने कहा कि जाने दो, मैं खुश हूं. एक तरीके से मेरा मन हल्का हो गया है. ले किसी और का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई भी चैंपियन, हमेशा चैंपियन को बेल्ट रखना ही है, क्योंकि चैंपियन बनना बड़ी चीज है. पर आई थिंक इजल अदसानिया अभी मनी फाइट्स के लिए खेल सकते हैं, फन फाइट्स कर सकते हैं. तो आई होप, आई विश हिम द बेस्ट. ही इज अ ग्रेट 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 पर्सन, और पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. जब मैं मिला था उनसे, वो स्वीटेस्ट पर्सन है. उनका पैर बहुत जोर से लगता है, जस्ट स्ट्राइकिंग कर रहे थे हम. एलेक्स परेरा ने उनको बोला है कि आप जो कभी नहीं हुआ वो एक बार ट्राई करते हैं, और उनकी वीडियो निकल करके आई है जिसमें वो इजराइल अदेसानिया से बोल रहे हैं कि आओ साथ में ट्रेनिंग करते हैं. बहुत हो गई फाइटिंग, बहुत मजा आएगा यार. आई मीन एलेक्स परेरा के साथ ट्रेनिंग करना कुछ और होगा. उसको बोलना पड़ेगा, पर उसको एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि जहां भी वो जाते हैं ना, कोई भी देश में जाओ, कोई भी कहां भी जाओ, अभी तक एक शब्द इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, पर पूरी दुनिया शामा बोलेंगे. वो ऑस्ट्रेलिया में बाहर गए थे, चल के बाहर गए थे, उनका वॉक किया था, और सीधा क्राउड शामा 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 चिल्लाने लग गया. और मेरा तो 2024 यही कहते निकल गया. अरे हम तो आजकल आते जाते शामा शामा बोल रहे हैं एक दूसरे को. मैं तो हाय हेलो बोलना बंद ही किया है, सिर्फ शामा शामा. तब तो अभी पर उनकी पॉपुलैरिटी देखो ना, क्या हो गया है यार. वो इतने पॉपुलर हो गए, इतने मशहूर हो गए. और पर तो भी सिंपल है, उनका ट्रेनिंग सिंपल है. जहां भी जाओ ट्रेनिंग करते हैं, सब जगह वो एक्टिविटी बहुत तैयार रखते हैं. तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं कह रहे हैं अंकल एफ को, कुछ नहीं कह रहे हैं. जितना वो आ रहे हैं अभी डीडीपी के साथ. डीडीपी को अभी एक उन्होंने ट्वीट भेजा कि कम टू 205 वहां लड़ेंगे. तो उनका आई थिंक शेड्यूल तैयार रखा है, डीडीपी ने तैयार रखा है. पर डीडीपी को खमजत को हराना पड़ेगा पहले. तो बहुत चीज हो रही है. ये साल एमएमए के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बेहतरीन साल है. अभी आपने बोला कि फाइटर्स होते हैं 15, उन्होंने टाइटल डिफेंसेस किए, 15 साल बेल्ट रखी, काफी फाइटर्स प्रेशर फील करते हैं कि ये. अभी आपने बताया ना कि फाइटर्स अगर लंबे टाइम तक चैंपियन रहता है तो प्रेशर फील करता है. और लेकिन भाई एक बंदा है 15 फाइट से 17 साल से चैंपियन चल रहा है, उसको ना प्रेशर फील हो रहा है ना कुछ. आई थिंक द पिक्चर इज गेटिंग क्लियरर नाउ. हम लोग ने लास्ट टाइम बात की थी कि जब हम लोग अगली बार बात कर रहे होंगे तो पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई होगी. डेना वाइट ने भी साफ कर दिया है. आई थिंक अराउंड जुलाई वी विल सी जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल. एंड टॉम एस्पिनल को भी मैंने अभी भी बोलता हूँ रुको. मैं अभी भी बोलता हूँ रुको. वो पिक्चर साफ है,
पर जब तक जोन्स के अकाउंट पे वो खुद ब खुद नहीं बोले ना, तब तक हाँ। साफ नहीं है। मैं कहता हूँ रुक अभी तो, मतलब ओके कम से समझो। कम डेना वाइट ने भी तो बोल दिया है कि पॉसिबिलिटी है, तो अब उस पर बात की जा सकती है। देखो पहले तो ये डेना वाइट तो बोलेंगे क्योंकि टॉम एस्पिनॉल इंटरिम चैंपियन है और गलत है। जी इंटरिम चैंपियन और चैंपियन को लड़ना ही चाहिए, मेरे हिसाब जी से ये फाइट होना ही चाहिए। पर जी पर ये कहते हुए शामा अभी अंकलेव को समझो, शामा जीत गए अंकलेव जी से उनके शामा फैशन में। जी वो लाइट हेवीवेट में और कौन है? कोई नहीं। करेक्ट, शायद से शामा को मौका मिल जाए हम्म। क्योंकि यूएफसी पर देखो वो गलत है मेरे हिसाब से, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने जल्दी ऐसा सुपर फाइट करना नहीं चाहिए। जी थोड़ा रुको, आराम से सांस लो पहले सब लोग। तो अग्रीड, मैं अग्री करता हूँ कि टॉम एस्पिनॉल डिजर्व्स टू गेट द नेक्स्ट टाइटल शॉट। वो बेहतरीन यंग डेंजरस हैवीवेट है, और जैसे जब जॉन जोन्स अपने करियर में बढ़ रहे थे और जब उनको मौका मिला दूसरे चैंपियंस के सामने लड़ना, और जब पुराने चैंपियंस ने उनको मौका दिया, जी उस हिसाब से उनको भी मौका देना चाहिए एस्पिनॉल को। जी। ये मैं करेक्ट, लेकिन उनको देख के कहीं से नहीं लगता कि उनका बेल्ट देने का अभी फिलहाल कोई मूड है। मैंने सोमेश भाई से पूछा था कि सोमेश भाई, एस्पिनॉल और जॉन जोन्स का क्या है, जो मैंने आपसे नहीं पूछा था कि क्या जॉन जोन्स अवॉइड कर रहे हैं टॉम एस्पिनॉल को, ये है वो है। नहीं, हाँ, तो सोमेश भाई कहते हैं कि भाई सेम चीज जो आपने बोली थी कि एक फाइट मैं मरने से पहले देखना चाहता हूँ, एंड दैट इज जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा। भाई हम वो लोग हर रोज, मैं और सोमेश मस्ती करते हैं हर रोज। ये तो मतलब रोलर के एलेक्स पेरेरा का स्केड्यूल साफ करो, सीधा जोन्स, सीधा। और और देखना ही नहीं है। जो किया उन्होंने, 2 बेल्ट जीते, बस बस तीसरा बेल्ट जीत गया और खत्म। स्पोर्ट बंद कर दो, फिर स्पोर्ट बंद ही लेकिन कर दो। उन्होंने दो अच्छी प्रिडिक्शन की थी। उन्होंने ये बोला था कि चलो ठीक है, एस्पिनल का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, मैंने कहा भाई देखो मैं तो यंग बंदा हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि दूसरे यंग बंदों को अपॉर्चुनिटी मिले जो नीचे से आ रहे हैं और जो बहुत डोमिनेटिंग रहे। तो सोमेश भाई ने कहा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी तो मिलनी ही चाहिए, जो अभी आपने बोला कि फाइट तो वही होनी चाहिए बिकॉज ही वॉज द इंटरिम चैंपियन। और ही नीड्स द चांस, इट्स हिज चांस। तो उन्होंने लेकिन ये बोला कि हम लोग ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि एस्पिनॉल जॉन जोन्स को हरा ही देगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, नहीं, मैं जो बिल्कुल मतलब नहीं एमएमए भाई। कम्युनिटी ऑन द सोशल मीडिया बिलीव्स कि जॉन जोन्स इज डकिंग टॉम एस्पिनल बिकॉज टॉम एस्पिनल इज द फेवरेट, इज द यंगर गाय एंड द मोर तो पावरफुल कितने गाय। करोड़ एनालिस्ट बाहर बैठते हैं ना सोशल मीडिया पे, कितने एनालिस्ट हैं? तो सबको तो एनालिसिस उन्होंने बोला सबको मालूम है गेम प्लान कि क्या होने वाली है। कहते हैं कि सिर्फ वेट ज्यादा होने से आप ये नहीं बोल सकते कि जॉन जोन्स को आप हरा दोगे। कहने वेट तो स्टीपे का भी था, वेट तो सीरियल गान का भी बहुत ज्यादा था जॉन जोन्स से, कि जॉन जोन्स को अपना बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ाना पड़ गया था थोड़ा वेट अपना बढ़ाने के लिए, क्योंकि मसल आपको याद है गेन। कि जॉन जोन्स का पेट बाहर आ रहा था, वो सिरिल गान के वही टाइम वही वो बोल रहे थे। इवन वो लास्ट टीपे फाइट में ऐसे डांस कर रहे थे, थोड़ा पेट हाँ। बाहर था। वो इतना रिच नहीं है अभी हैवी वेट पे, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। जैसे जैसे मैंने कहा, जब तक आप एक वर्ल्ड क्लास चैंपियन के सामने खड़े नहीं होते हो, सामने जी जैसे एंडरसन सिल्वा के सामने या जीएसपी के सामने या जॉन जोन्स के सामने या इस्लाम माकाचेव के सामने या खबीब के सामने, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप किसके सामने खड़े हो। जी फैंस को देखना है जो देखना है। मुझे विराट कोहली और ब्रेटली को देखना है मुकाबला करते हुए, मुझे सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न को देखना है मुकाबला करते हुए। जब दो सेम कैलिबर के लोग आते हैं मुझे मजा आता है। पर जब जी आप किसी और को लो और फिर ब्रेटली को लो, फिर वो प्लेयर को पता चल जाता है कि ब्रेटली कौन है। जी सेम चीज, टॉम एस्पिनॉल बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, पर लोग कह सकते हैं कि जॉन जोन्स का रेज्यूमे देखो, उन्होंने किस किस को हराया है, किस जी किस को हराया है। कॉर्मियर को 2 बार खत्म किया है, स्टीपे को 3 राउंड के अंदर, 4 राउंड के अंदर नॉकआउट किया है, कि वो रिटायर कर दिया उन्होंने। कॉर्मियर को ऐसा ऐसा राइवलरी रखा, किस आदमी या लेजेंड को नहीं हटाया। तो जब तक वो ये करेंगे नहीं ना, देखो हम गलत भी हो सकते हैं, जी शायद से एस्पिनॉल के पास कोई एक फॉर्मूला है, शायद जी से उनका स्पीड बहुत ज्यादा है, शायद से उनका पावर बेहतरीन है, पर
जो लेवल कंपटीशन एस्पिनॉल ने फेस किया है, वो लेवल कंपटीशन इतना फर्क है जॉन जोन्स और एस्पिनॉल के बीच में। जब तो एस्पिनल ने बहुत उनको फाइट करते हुए देखा स्टीपे के सामने तो थोड़ी सी उनकी टोन बदल गई कि वो बहुत आपको याद है उन्होंने क्या बोला था? ही लाइक आई डिडंट रियलाइज हाउ फास्ट ही इज। जी तब उनको पता चला आई डिडंट, वो अपने दिमाग में सोचते होंगे ना, क्योंकि वो भी फाइटर, वो बेहतरीन फाइटर है। और जी उसके बाद उनका बोलना भी, ट्रैश टॉक भी थोड़ा कम हुआ है वो फाइट के बाद। जी 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 वही मैं बोल रहा था कि टोन थोड़ा रिस्पेक्ट आ चेंज हो गया है, गया। क्योंकि रिस्पेक्ट आ जाता है ना, रिस्पेक्ट आ जी जाता है। लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, उसका उम्र हो गया है, उसने 3-4 साल का ब्रेक लिया है, 2 साल के बाद स्टीफे से लड़ने आ रहे हैं, देखते हैं जी क्या होता है। स्टीफे तो बहुत कड़क फाइटर है, फॉर्मर फॉर्मर हैवीवेट गोट है। पर जिस हिसाब से उन्होंने खत्म किया स्ट्राइकिंग में, जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस था, वो जो देखकर पहला कोई भी टेक चौंक डाउन जाएगा। था मतलब वहीं वो से उसको, अथॉरिटी दिख गई थी। आई मीन वो जूडो टेक, वो जूडो ट्रिप होता है, जूडो ट्रिप जी कहते हैं जी उसको। जी जी जिस हिसाब से उन्होंने किया है, जिस हिसाब से उन्होंने किया, उनका वो स्किल लेवल बढ़ते जा रहा है। और जी एस्पिनल अभी तक जवान है, बहुत टाइम है उनको। पर ये फाइट देखना ही चाहिए, क्योंकि बाय लॉ इंटरिम चैंपियन हैज टू फेस द करंट चैंपियन। बस दिस फाइट नीड्स टू हैपन। उसके बाद शामा का फाइट, वो तो और उन्होंने देन लास्ट पॉइंट जो था तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट सोमेश भाई ने बताया अर्जुन भाई कि ठीक है लेकिन अगर जॉन जोन्स हरा देंगे एस्पिनल को अगर इस फाइट में तो एस्पिनल का करियर फिर कहा जाएगा क्योंकि फिर तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा नहीं कि पूरी और एक चीज उन्होंने बोली थी कि फिर इंग्लिश एमएमए का क्या होगा कि इंग्लिश एमएमए के जो नहीं नहीं सबसे नहीं बड़े नहीं, नहीं, ये सुमेश का हमेशा एक चीज है करने का कि देखो, मैं अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एस्पिनॉल कभी भी हार सकते हैं। देखो जी कंटेंडर्स कहाँ हैं अभी, हैवीवेट डिवीजन में कंटेंडर्स कहाँ हैं? कर्टिस ब्लेड्स है, फिर डेरेक लुइस सरगे है, थे वो और भी उनका भी सब करेक्ट, और करंटली नए कंटेंडर्स नहीं आ रहे। तो एक फाइट जो दिख रहा है मेरे सामने, वो करना ही पड़ेगा। देखो फाइटर्स जी आएंगे, जी जरूर आएंगे। टाफा है, टेशेरा अभी जीत के गए यूएफसी 312 जी में, टाफा जी को जी हरा जी है, काफी बड़े हैवीवेट भी है। तो आई थिंक कंटेंडर्स का आना कम नहीं होगा, और कोई सोचेगा नहीं दो बार कि जब कोई फाइटर, देखो आप किससे हार रहे हो ना, आप जॉन जोन्स से हार रहे हैं तो यार ठीक है, 90% लोग वैसे भी सोचते हैं जॉन जोन्स ही जीतने वाले हैं। पर पर गैम्बल देखो ना, आप देखो ना, कार्ड्स, आप जो भी खेलो गेम, सपोज एस्पिनॉल जीत गए तो फिर उनका करियर कहाँ जाएगा, फिर ब्रिटिश एमएमए कहाँ पहुंचेगा? जी उस हिसाब से भी सोचना चाहिए, जी आई थिंक वो फिर जॉन कहाँ जोन्स पहुंचेगा। के फैन थे आपने इसीलिए स्टीपे पिक किया था सोमेश भाई ने जॉन जोन्स पिक किया था मैंने आई थिंक मैंने जॉन सी पिक किया था। नहीं स्टीपे पिक किया था लास्ट में मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी अच्छा, आपको पूछा था कि आपने स्टीपे क्यों पिक किया हम आपने लोग कहा थोड़ा कि हम लोग थोड़ा आगे पीछे करते हैं, पर मैंने शो में लास्ट शो पे यूएफसी 311 के लिए मैंने मेहराब पिक किया था, और उन्होंने उन्होंने पिक किया था उमर पिक किया था उमर उन्होंने को, शो पे भी उमर को पिक किया था इस्लाम को पिक किया था करेक्ट। अगेंस्ट अरमान तब अरमान की फाइट थी मतलब कैंसिल नहीं हुई थी और उमर पिक किया था आपने मेरा पिक किया था उस फाइट में हम लोग खेल रहे थे गेम, हम लोग हमेशा हम दोनों के बीच में गेम खेलते हैं कि यार, तूने एक चीज बोला तो मैं अलग चीज बोलूंगा ही बोलूंगा, हम अग्री कभी नहीं करेंगे। ये तो करना ही है, और उनसे सामने हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, हारा जीता चलो दोनों जीतते हैं स्पोर्ट में। लास्ट यूएफसी का एक सेगमेंट में बात करेंगे अर्जुन भाई उसके बाद जल्दी से एमएफएन करके वाइंड अप करेंगे ऑलमोस्ट 1 आवर होने हाँ वाला जी, है हाँ मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना है अभी। तो लास्ट बस जरूर। 5 मिनट आपके बिलाल मोहम्मद क्योंकि बीच में एक फाइट ये भी आएगी बिलाल मोहम्मद उनके बारे में लोग भूल जाते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं हम लोग ना भूले उनको भी डिस्कस कर लें बिलाल मोहम्मद वर्सेस शौकत रखमनाव आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ डन डील अंटिल अनलेस ये अरमान जैसी सिचुएशन ना आ जाए तो ये फाइट अब हम लोगों को देखने को मिलेगी व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस फाइट और अगर शौकत जीतते हैं then would you like to see Islam versus Shaukat because then I think Islam will be more inclined to move in the welterweight सी आई, देखो अभी करंटली बिलाल वर्सेस शौकत तो हो ही जाना चाहिए। आई थिंक इट्स अ जी ग्रेट फाइट, एंड ये जी बहुत क्वेश्चंस आंसर करेंगे। बिलाल को गुस्सा आता है, क्योंकि एमएमए वर्ल्ड उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए चैंपियन को, वो वैसा जी रिस्पेक्ट मिल नहीं रहा है।
जी और जब तक वो एक ऐसे कंटेंडर को हराएंगे नहीं ना, तब तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिल जाए। और बिलाल जी खुद जानते हैं कि ही हैज टू फेस शौकत रखमानोफ। जी बिलाल इज अ ग्रेट फाइटर, पर अभी उनका डिफेंस हुआ नहीं है, ही इज नॉट डिफेंडेड हिज बेल्ट येट। उनको हम्म, एक अच्छे कंटेंडर के सामने डिफेंस करना है, और शौकत नंबर 1 टफेस्ट कंटेंडर है उसके सामने। इयन गैरी भी है बैकवर्ड्स में, इयन गैरी भी बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर और रेसलर निकल रहे हैं। जी So जी even that जी is a great matchup. तो if Shavkat Rakhmanov versus Belal doesn't happen, मैं बहुत सैड हो जाऊंगा, क्योंकि Belal has to face him and एक जी बेहतरीन फाइटर, रेसलिंग दोनों के पास है। शवकत की स्ट्राइकिंग अलग है, सबमिशंस अलग है। तो आई वांट टू सी दिस फाइट, इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फाइट, और आई गारंटी ये अभी होने वाली है। आई थिंक मई जून तक पक्का हो आई ही थिंक जाएगा। आई थिंक मार्च में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, उसके बाद मे बी इन द मे मार्च विल सी। मार्च मार्च नहीं, में मार्च मतलब ये एलेक्स और अनकलाव मार्च में 313 9 होगा। तारीख को है, हाँ 313 वही 9 मैं बोल तारीख रहा हूँ। को है, और 22 तारीख को पूजा है। पूजा तोमर का जो फाइट है शोना बैनन के अगेंस्ट, आई थिंक अब उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज नाउ द एक्सपेक्टेशंस विल बी फ्रॉम पूजा कि भाई अंशुल की तो 2 फाइट हो गई, अब आप ही कुछ करके दिखाओ, और उन्होंने जो पिछली फाइट अपनी जीती है, सो अब नाउ एक एडेड एक्सपेक्टेशंस, एक्स्ट्रा आईबॉल्स लेकर के पूजा आएंगी अगेंस्ट शोना बैनन। प्रेशर और नो प्रेशर वो मालूम नहीं, बट शी गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। पूजा जी तुम्हार अलग फाइटर है, फीमेल फाइटर है, अलग डिवीजन में है। तो आई थिंक शी शुड जस्ट फोकस ऑन हर गेम, और वो ऑलरेडी काफी फोकस्ड फाइटर है। वी विश जी हर द बेस्ट ऑफ लक। अभी उनका हम 313 में प्रोमो करेंगे, उनके बारे में जी चर्चा करेंगे। शी इज गॉट जी वेरी गुड स्ट्राइकिंग, उनका टाइक्वांडो का बैकग्राउंड है, पर वो इतना ऑल राउंड एमएमए प्रैक्टिस कर चुकी है, का रेंज डिस्टेंसिंग है। शोना बैनन भी एक बेहतरीन फाइटर है। आई थिंक वो स्लोली स्लोली उसका उनका ट्रेजेक्टरी दिख रहा है हमें। एंड जी पूजा तोमार भी, उनका एक इंजरी था लास्ट टाइम जब मैं उनको मिला था, जी उनके पैर पे लगा था। शी इज जी एब्सोल्युटली फाइन, शी इज बैक इन ट्रेनिंग, एंड आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक। शी इज गोइंग टू डू इट। सब देखते हैं, सब लोग देख रहे हैं। सो अर्जुन भाई, फाइनल टॉपिक। पिछली बार आपने बताया था कि अगले हफ्ते डेट आ जाएगी। भाई 1.5 महीना लग गया, 2 महीना डेट आने में उसके बाद। MFN बट फाइनली MFN 16 इज हैपनिंग एक बार फिर से दिल्ली में, एंड ऑफ कोर्स वील बी देयर, यू विल बी देयर, एवरीवन विल बी देयर। इस बार थोड़ा सा यस, लोकेशन चेंज हुआ है, सीरी फोर्ट में हो रहा है, बट हाँ मैं बहुत खुश हूँ सिटी फोर्ट में हो रहा है। सिटी इस फोर्ट बार का अरीना बहुत बेहतरीन है। जी, इस बार सर, अभी भी अब्दुल अजीम बदाख्शी फिट नहीं है, उनसे तो लास्ट टाइम भी उन्होंने बोल दिया था कि इस MFN में तो उनकी फिटनेस अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो compete कर पाए। संजीत बुधवार का नाम वहां पे नहीं है, बट दिगंबर सिंह रावत जो अपना पिछला फाइट MFN 15 में नॉकआउट से जीते वर्सेस नीरज पंघाल, जिन्होंने उनको कॉल आउट किया था आफ्टर हिज विक्ट्री, वो भी उन्होंने जीता था MFN 15 में। सो ये मेन इवेंट है, एंड श्यामानंद इज ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट जैकी गहलोत इन दी को मेन इवेंट। सो MFN 16 के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, कितने एक्साइटेड हो आप एक बार फिर से? मैं खुश हूँ कि MFN इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो, देखो आप खुद जानते हो कि इंडिया में एमएमए ग्रो हो रहा है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े इवेंट्स कर रहे हैं। MFN पहला, आई थिंक ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रो इवेंट्स लगा रहा है एक इंटरनेशनल स्केल पर। जिस जी हिसाब से वो इवेंट्स कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि इनकी इंटरनेशनल इवेंट है। जो स्केल है, जो साइज है, जो आयशा मैडम और द होल फैमिली जब साथ में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे ये फाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप सब तरीके से देखो, उनका फाइट कार्ड्स बेहतरीन है, उनका लोकेशन सही है, प्रोडक्शन नंबर 1 है, क्रू एंड स्टाफ नंबर 1 है, आप जैसे रिपोर्टर्स होंगे वहां। तो इट्स बिकमिंग अ वेरी बिग स्केल प्रोडक्शन। और मैं MFN से बहुत खुश हूं, क्योंकि व्हाट दे आर डूइंग, जो कर रहे हैं इंडियन फाइटर्स के लिए और कोई नहीं कर रहा है करंटली। जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे आप अंशुल को देखो, आप पूजा को देखो, उनको मौका मिला MFN से जीतने के बाद, मैं जीतने के बाद उनको मौका मिला बाहर जाने का एंड कम्पीट करने का। कितने फाइटर्स हैं जो अभी दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, जैसे कराटे कॉम्बैट में जा रहे हैं, ब्रेव में जा रहे जी हैं, जी MFN से मौका लेके जा रहे हैं। तो MFN इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एमएमए एंड फाइटर्स। तो मैं कार्ड से ज्यादा मैं ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट पे फोकस कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू सी दिगंबर, आई वांट टू सी जैकी, आई वांट टू सी ऑल दीज फाइटर्स। और शाम आनंद तो लास्ट फाइट आई थिंक राहुल थापा से हार गए थे,
जी तो जी उसका रिटर्न होगा, तो इट विल बी फन, इट्स ग्रेट फन, और मुझे तो बहुत मजा आता है कमेंट्री पे पोजीशन में। जो आपने शुरुआत में क्वालिटी और रेफरी के बारे में बात की थी, तो जिम पर्डियोस, मार्क गॉडर्ड, हर्ब डीन, सब मतलब वहां एलीट होंगे, क्लास एग्जैक्टली। कि आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छे रेफरी नहीं हो रहे हैं, अच्छी तरीके से नहीं जजिंग नहीं नहीं, हो रही है। बहुत बेहतरीन रेफरी है, और वही रेफरी अभी हमारे लड़कों और लड़कियों के साथ यूएफसी में है। सो द जी क्वालिटी कंट्रोल इज स्टैंडर्ड, एंड क्वालिटी कंट्रोल जो आयशा मैडम और कृष्णा मैडम ने रखा है इज वेरी वेरी गुड। सो एमएफएन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक। और मैं हूंगा दिल्ली में, तो आप आइए वहाँ आने के लिए, आप आ जाओ, कम टू दिल्ली टू सी इट, कम एंड वॉच ऑल द एमएमए एक्शन। और सूफी भी होगा वहाँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक, बाय द वे मैं अभी नहीं बोलूंगा क्या होने वाला है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सरप्राइज है। एक फॉर्मर इंटरनेशनल फाइटर आ रहे हैं, पर मैं नहीं बोलूंगा अभी, वो आपको आके देखना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो अब एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, काफी सारी चीजें हो रही थी उसके थैंक यू। बारे में बात करने के लिए। रात में आपको डिनर टाइम पे सीधे शावर के बाद मैंने ला करके बैठा दिया, बट थैंक यू सो नहीं नहीं, मच कोई एज प्रॉब्लम ऑलवेज। नहीं भाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई थिंक अब हम लोग को बैठना चाहिए जब जॉन जोन्स की फाइट अनाउंस हो जाए कि हाँ भाई टॉम एस्पिनल से हो रही है फाइट, फिर देखेंगे जरूर क्या जरूर सीन। जरूर जरूर थैंक यू जरूर सो मच अर्जुन जरूर। भाई फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।